सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी, गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है सभी। तो एक बार कंफर्म करेंगे। सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, एक बार कंफर्म करिए। वॉइस आ रही है ना? स्टार्ट किया जाए। सर बाकी सब्जेक्ट का वन शॉट करा दो भाई। सांस लो थोड़ा सा है। अभी आज करवाने लगते हैं उसका जोग्राफी का। तुम ही बोलते हैं कि ले लो। अभी ये ख़त्म हो नहीं रहा है, दूसरा शुरू कर दिया इन्होंने। क्यों? थोड़ा सा उसको डाइजेस्ट करो कल वाले को। कल करेंगे जोग्राफी का, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है कि हम लोग का मॉक 7 है, ठीक है? एंड आज मॉक 8 होगा और मॉक 8 में ज़रा बताइएगा आपका स्कोर कितना क्या रहा, ठीक है? मॉक 8 हम लोग रात में करेंगे, मतलब शाम को 7 बजे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर बोथ द रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अमेंडमेंट्स। ना अब हमने कल ही पॉलिटी पढ़ा है और हमने देखा है कि अमेंडमेंट जो है आर्टिकल नंबर 368 में आता है, पार्ट नंबर 20 में आता है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी आ सकता है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं आ सकता है। उसके लिए प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ मनी बिल के लिए होती है, और प्रेसिडेंट को उसमें अपनी एसेंट देनी ही होती है। ये किस अमेंडमेंट ने बात बोली थी, आप कमेंट में जल्दी से बताइए। किस अमेंडमेंट ने ये बात बोली थी कि उसमें प्रेसिडेंट को अपनी एसेंट यानी सहमति देनी ही होगी, ठीक है? देन अमेंडमेंट अगर बात करें आर्टिकल नंबर 368 के तहत, तो दो तरह के अमेंडमेंट्स होते हैं। कितने तरह के होते हैं? ठीक है, दो तरह के अमेंडमेंट्स होते हैं, और उसमें एक होता है स्पेशल मेजोरिटी और एक होता है स्पेशल मेजोरिटी प्लस राटिफिकेशन फ्रॉम एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट, ठीक है? तो ये जो फेडरेशन, मतलब अब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारे जो पार्ट हैं वो फ्लेक्सिबल हैं। इसका मतलब ये होता है कि उनको सिंपल मेजोरिटी से अमेंड किया जा सकता है। सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। बिल्कुल 24 सही है, ठीक है? तो प्रेजेंट एंड वोटिंग दैट इज कॉल्ड एज फ्लेक्सिबल पार्ट। रिजिड पार्ट वो बोलते हैं जो स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट में ज़रूरत होती है, या फिर स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट प्लस सिंपल मेजोरिटी इन एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, जिसको हम रैटिफिकेशन फ्रॉम एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं। तो बिल्कुल ये बात सही है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पार्ट फ्लेक्सिबल है, कुछ पार्ट रिजिड है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्वाज़ी फेडरल। ना सिर्फ इसीलिए क्वाज़ी फेडरल बोलते हैं, बल्कि अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें जो हमने कल स्टेटमेंट पढ़े थे, तो उसमें आइवर जेनिंग का ये कहना था कि फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। मतलब ये है कि फेडरेशन तो है, फेडरेशन का मतलब होता है जहाँ पे पावर्स का डिवीजन होता है सेंटर स्टेट के बीच में, लेकिन सेंटर के पास ज़्यादा पावर है। और ये पर्टिकुलर प्रोविजन को हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, ये आप कमेंट में बताएंगे। ये हमने कहाँ से बोरो किया है? तो ये हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है कि फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है, और विद यूनिटरी बायस। और किसने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला था? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला था ग्रेनविल ऑस्टिन ने, ओके, ठीक है। क्वाज़ी फेडरल बोला था किसने? ये आपका केसी वियरे ने बोला था, ठीक है? तो ये भी सही है। द टर्म सेक्युलर वॉज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिंस 1950। इट इज़ रॉन्ग बिकॉज हमने पता है, तो आंसर 1 एंड 2 होगा। हमें क्या पता है कि जो प्रियम्बल है उसमें सेक्युलर वर्ड कंटेंड है, और वहाँ पे सेक्युलर वर्ड को 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, जो 1976 यानी 1976 में हुआ था। और सिर्फ सेक्युलर नहीं जोड़ा गया था, दो और वर्ड्स जोड़े गए थे, वो बताने आपको। और यहाँ रिकॉल कर सकते हैं बेरूबारी यूनियन केस ऑफ 1960 एंड केशवानंदा भारती केस ऑफ 1973, ठीक है? तो इंटेग्रिटी को जोड़ा गया था एंड सोशलिस्ट को जोड़ा गया था, सॉवरेन नहीं जोड़ा गया था। मोस्ट वॉल्केनिक एंड अर्थक्वेक एक्टिविटी अकर एट प्लेट बाउंड्रीज, तो ज़्यादातर प्लेट बाउंड्रीज में आपको देखने को मिलते हैं। बिल्कुल प्लेट बाउंड्रीज में देखने को मिलता है। जो 3 तरह की प्लेट बाउंड्री होती हैं उसमें से अगर हम देखें, जो वॉल्केनिक एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में, अर्थक्वेक देखने को मिलता है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री में, ठीक है? ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है एक इधर जा रही है एक उधर जा रही है और दोनों में स्लाइडिंग हो रही है। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक्चुअल में होता क्या, लॉक हो जाती हैं, वो प्लेट लॉक हो जाती हैं। तो
उसको ओवरकम करता है, मतलब उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है, और फ्रिक्शन फोर्स को जैसे ही वो ओवरकम करेंगे, एक इधर जा रही एक उधर, तो तुरंत क्या होगा, सडन रिलीज ऑफ एनर्जी होगा, और उसी सडन रिलीज ऑफ एनर्जी को अर्थक्वेक बोलते हैं, जो वेव्स के फॉर्म में रिलीज होता है। जहाँ पे रिलीज होता है वो फोकस या हाइपोसेंटर कहलाता है, और डिफरेंट मतलब चारों डायरेक्शन में जाता है वो, और जब वो सरफेस रॉक से मिलता है तो उसको सरफेस वेव बोल दिया जाता है। मतलब जब ओरिजिनेट होती हैं, मतलब जो अर्थक्वेक वेव्स की बात कर रहा हूँ मैं, दो तरह की होती हैं, एक तो बॉडी वेव होती है और एक सरफेस वेव होती हैं। बॉडी वेव होती हैं जो दो तरह की, पी वेव, एस वेव, ठीक है, ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अब ये क्वेश्चन, जैसे मैंने पिछली बार ही बोला था कि ये क्वेश्चन रिपीटेड नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन ठीक है, कल वो थोड़ा सा बड़ा लेक्चर था, उसमें मैं बिज़ी था, इसलिए आपका ये मॉक पड़ा था, बाकी आज से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो पी वेव, और जिन लोगों को मॉक लगाना नहीं पता है तो आप परमार SSC टेलीग्राम चैनल पर जाओ, ठीक है। 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं, उसका हम लोग सेलिब्रेशन वगैरह कुछ नहीं कर पाए, कोई नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ओके। टेस्ट आई थिंक भाई 11 साढ़े 11 पे अपलोड होता है, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो सडन रिलीज ऑफ एनर्जी होता है, वेव्स के फॉर्म में दो तरह की होती हैं, बॉडी वेव एंड सरफेस वेव। बॉडी फर्दर पी वेव और एस वेव। पी जो होती हैं वो फास्टेस्ट होती हैं, दैट इज़ फर्स्ट टू बी रिकॉर्डेड ऑन द सीस्मोग्राफ। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ट्रैवल कर सकती हैं। स्पीड का रेशियो ये होता है सॉलिड में ज़्यादा, लिक्विड में देन गैस पे, ओके, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती हैं। जो पी वेव होती हैं वो साउंड वेव को रिजेंबल करती हैं, साउंड वेव। एस वेव जो होती हैं सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल कर सकती हैं। क्योंकि एस वेव सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल कर सकती हैं तो इनका शेडो जोन लगभग अर्थ सरफेस का पूरा 40% होता है, दिस यू शुड नो। सरफेस वेव जो होती हैं मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स होती हैं, दिस यू शुड ऑल्सो नो, ठीक है, ये क्लियर हो गया हमें। और अर्थक्वेक जो होता है, मैं आपको फिल इन द ब्लैंक देता हूँ, भरो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक अकर इन डैश, all yes most नहीं, all natural, all not most, all natural earthquake occur in dash. Plate boundaries are zones of intense pressure and movement, बिल्कुल। तो अब दोनों ही सही है, ये सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं? तो क्या बताया था, बिकॉज लगा लो, बिकॉज या सेंस। तो मोस्ट वॉल्केनिक एंड अर्थक्वेक एक्टिविटी अकर एट प्लेट बाउंड्री बिकॉज प्लेट बाउंड्रीज आर जोन्स ऑफ इंटेंस प्रेशर एंड मूवमेंट इन द अर्थ लिथोस्फीयर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे आंसर सही है सभी का, लिथोस्फीयर इज द करेक्ट आंसर, यस। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जो पैसिफिक ओशन में, जो प्रशांत महासागर में आपको इस तरह की प्लेट बाउंड्री देखने को मिलती है, ठीक है, विच इज़ प्रोन टू वॉल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक, ठीक है, यहाँ पे तो वॉल्केनिज्म आते हैं, ओके। देन जो ऐसे ऐसे कुछ बीच में आपको देखने को मिलेंगे, उनको क्या बोलते हैं? जहाँ वॉल्केनो आते हैं, जहाँ बीच में वॉल्केनो आते हैं, उनको क्या बोलते हैं? बताओ जल्दी से। ये तो ये है, ठीक है, जो पैसिफिक ओशन में एक रिंग बनती है, ठीक है। रिंग के अलावा इसको क्या बोलते हैं? हाँ, रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। बहुत सही बेटा, बहुत सही। ये होती है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जहाँ पे प्लेट बाउंड्री होती है, ठीक है, जहाँ पे मेजर कोई दो मेजर प्लेट या एक मेजर एक माइनर दो माइनर प्लेट आपस में मिल रही होती हैं। पहली बात तो कितनी मेजर प्लेट हैं? 7 थाला फॉर अ रीज़न, ठीक है। तो वो उसको तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, लेकिन ध्यान रखना इसको बोलते हैं वॉल्केनिक हॉटस्पॉट। ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर नहीं है, ये जो मैंने ये डॉट 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 डॉट, इनको बोलते हैं वॉल्केनिक हॉटस्पॉट। ये होता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, वहाँ पे तो आते ही अर्थक्वेक वॉल्केनिज्म, लेकिन जहाँ पे प्लेट बाउंड्री नहीं है और फिर भी वॉल्केनिज्म हो रहा है, उसको बोलते हैं वॉल्केनिक हॉटस्पॉट, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, ठीक है। तो 7 मेजर प्लेट हैं और वो आपको पता होंगी, ठीक है। जैसे ही वो किसी या तो कॉन्टिनेंट के नाम पे हैं या किसी ओशन के नाम पे, जैसे अटलांटिक मतलब एंटार्क्टिका प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, ठीक है, यूरेशियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है। पैसिफिक सबसे बड़ी प्लेट है, पैसिफिक सबसे बड़ी प्लेट है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और उनका जो रेट ऑफ मूवमेंट होता है वो बहुत ही कम होता है, ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो उनका रेट ऑफ मूवमेंट होता है वो बहुत ही लेस होता है। कितना होता है? लगभग आप मान लो कि 1 से 10 सेंटीमीटर पर ईयर, दैट डिपेंड्स कि वो कौन सी प्लेट है, ठीक है, उसके हिसाब से होता है। तो मतलब लगभग आप बोल सकते हो 2 सेंटीमीटर पर ईयर। इक्ता सिस्टम यार काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, इसको डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ठीक है। इक्ता सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? इल्तुतमिश लाया था, खिलजी ने ख़त्म किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। MBT का मनसबदारी से कोई लेना देना नहीं है, मनसबदारी अकबर लाया था। तो ये देख चुके हैं, उसको डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे मैंने बताया, अब आज से तुम्हें पता चल ही जाएगा कैसा क्या क्वेश्चंस मिलेंगे।
नाइट्रोजन इज अबंडेंट इन द एटमॉस्फेयर बट नॉट यूजेबल डायरेक्टली बाय द मोस्ट ऑर्गेनिजम्स। पिछले लेक्चर में डिस्कस किया ही था कि नाइट्रोजन 78% होती है एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन 21% होती है, ऑर्गन 0.9% होती है, CO2 0.036% होती है। बट नाइट्रोजन इतनी अबंडेंस होने के बावजूद भी प्लांट डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको उसका फिक्सेशन चाहिए, और फिक्सेशन है तो बायोलॉजिकल प्रोसेस से होगा, जिसमें कि हमने कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पढ़े थे जैसे कि एजोबैक्टर, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, और एक और आप बता दो राइजोबियम। तो ये सब होते हैं बायोलॉजिकली, और इंडस्ट्रियल प्रोसेस से भी फिक्स होता है बिफोर एसिमिलेशन। इसी को हम नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। तो अगेन ऑप्शन नंबर ए। देन अगला क्वेश्चन है ये रिगार्डिंग हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से बनते हैं बॉन्डिंग होके, ठीक है। तो सैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, बिल्कुल। हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त। सैचुरेटेड वो होते हैं जो सिंगल बॉन्ड में होते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो इट इज़ काइंड ऑफ दिस इज़ योर हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये है सैचुरेटेड और ये है अनसैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड में आता है एल्केन, ठीक है, और अनसैचुरेटेड में आता है एल्कीन और एल्काइन। एल्केन क्या होता है? ये होता है जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। एल्कीन का क्या होता है? CnH2n। एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2, ठीक है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, क्लियर है। फॉर्मूला क्या होता है जनरल फॉर्मूला, वो भी समझ में आ गया आपको, ओके। अब ये जो होते हैं ना सैचुरेटेड वाले, ये बर्न करते हैं क्लियर ब्लू फ्लेम में, ठीक है, क्लियर ब्लू फ्लेम में बर्न करते हैं। लेकिन अनसैचुरेटेड की बात करेंगे तो ये येलो सूटी फ्लेम में बर्न करते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। क्लियर ब्लू फ्लेम निकालेंगे, जैसे हमारे घर में जो गैस सिलेंडर होते हैं वो क्लियर ब्लू फ्लेम निकालते हैं। अब वो बात अलग है कि आपके जो छेद हैं गैस चूल्हे के, अगर वो थोड़े से ब्लॉक टाइप होंगे तो वो क्लियर ब्लू फ्लेम फिर नहीं निकालेगा, थोड़ा सूट भी निकाल देगा, मतलब काला काला जो निकलता है, क्योंकि उसका फिर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा होगा। कंबशन का मतलब होता है किसी चीज़ का जलना, ठीक है। तो जो हमारे घर के गैस सिलेंडर होते हैं, ठीक है, उसमें मेनली ब्यूटेन होती है, एंड ब्यूटेन मतलब एल्केन, और एल्केन कैसे बर्न करती है? क्लियर ब्लू फ्लेम में बर्न करती है, क्लियर, ओके। तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई, सिंगल बॉन्ड होता है, पहला सही है, पहला वाला सही है। इथाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड, रॉन्ग। इथाइन क्या है? एल्काइन है, और एल्काइन क्या होता है? अनसैचुरेटेड होते हैं। कार्बन कैन फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड्स ड्यू टू कैटिनेशन, बिल्कुल सही है। श्रृंखलन बोलते हैं उसको, जहाँ पे लॉन्ग चेन जो है बनाते हैं, कार्बन 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 कार्बन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कार्बन का जो साइज़ होता है वो छोटा होता है, इसलिए, ठीक है। तो उसके जो आसपास वाले जैसे सिलिकन, क्या वो भी कैटिनेशन कर सकते हैं? बहुत थोड़ा सा ट्राई करते हैं वो लोग, थोड़ा ट्राई कर पाते हैं, लेकिन बहुत लंबी लंबी चेन्स तो नहीं बना पाते हैं वो लोग भी, ठीक है। कार्बन के पास यूनिक एबिलिटी है बिकॉज उसका जो साइज़ है वो ऐसा है जिसकी वजह से वो कैटिनेशन दैट इज़ श्रृंखलन दिखा पाता है, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। और अच्छा ये बताओ कि उसको हम क्या बोलते हैं जिनका फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर अलग होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? जिनका फॉर्मूला सेम होगा बट स्ट्रक्चर अलग होगा, उनको हम क्या बोलते हैं, ये बताओ, ठीक है। और कार्बन से क्या रिकॉल कर सकते हो जो पहले पढ़ा था हमने, कि इसके एलोट्रोप्स होते हैं, जैसे कि हमने ग्रेफाइट देखा था, डायमंड देखा था, बकमिस्टर फ्लोरीन। ग्रेफाइट डायमंड में क्या अंतर है? ग्रेफाइट स्लिपरी है, डायमंड हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन है। ग्रेफाइट में जो स्ट्रक्चर होता है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, और डायमंड में बात करेंगे तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ग्रेफाइट कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जहाँ पे एक कार्बन 3 कार्बन से बॉन्डेड होता है। डायमंड बैड कंडक्टर होता है, जहाँ एक कार्बन 4 कार्बन से बॉन्डेड होता है। बकमिस्टर फ्लोरीन में आपको 60 कार्बन के एटम फुटबॉल शेप में अरेंज देखने को मिलेंगे, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। आइसोटोप नहीं बोलते हैं, ठीक है आस्था जी, आइसोटोप नहीं बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं, ठीक है। आइसोमर होते हैं वो, आइसोमर, जिनका सेम फॉर्मूला होगा बट अलग स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। देन वहाँ पर पूछा जाता है, चलो अभी वो आगे देखेंगे जब आइसोटोप वगैरह पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देन इस पे आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2025 का डिफेंस बजट इंक्लूड्स अ सेपरेट एलोकेशन फॉर इंडिजिनस ड्रोन प्रोडक्शन, ठीक है, ओके। वैसे तो ऐसा कुछ अलग से इंडिजिनस ड्रोन प्रोडक्शन के लिए था नहीं, तो ये गलत होगा। इंडिया लॉन्च्ड अ वन हेल्थ इनिशिएटिव फोकसिंग ऑन इंटीग्रेटेड ह्यूमन एनिमल एनवायरनमेंट सर्विलांस, सही है, ठीक है। एंड इन जल शक्ति मिनिस्ट्रीज अमृत धरोहर इज एम्ड एट वेट लैंड कंजर्वेशन। अब अगर आपको मैं आपसे पूछूं मिष्टी स्कीम वो किससे संबंधित है? मिष्टी स्कीम, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? 2 और 3 हो जाएगा। मिष्टी जो है, ये मैंने साथ में आपको पढ़ाया था, वो मैनग्रोव के लिए। आप स्कीम वाले सेक्शन को खोल के देखना,
जो शॉर्ट आपको मिल रखा है करंट अफेयर का उसमें। तो मिस्टी का मतलब क्या होता है? मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट एंड टैंजिबल इनकम्स, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये मैनग्रोव से संबंधित है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मिस्टी, ज़रा बताइए मिस्टी किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के तहत आती है? मिस्टी जो स्कीम है उसको किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो मैनग्रोव से संबंधित है। तो कौन करेगा? मैनग्रोव क्या होते हैं? फॉरेस्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, देखें तो ठीक है, हाँ सही है। पोटेंशियल डिफरेंस के बिना वो जो चार्ज है वो फ्लो नहीं कर सकता है ना। जैसे हम लोग एनालॉजी ड्रॉ करते हैं कि किस तरह से, मान लो ये एक हम ट्यूब लें, ठीक है, रॉड लें, उसमें पानी भरा हुआ है, एकदम हॉरिजॉन्टल रखें, तो क्या कोई कुछ होगा इसमें? नहीं, वाटर फ्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर आप हल्का सा इसमें क्या करेंगे, इस तरह से डिफरेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है, ग्रेविटी का, तो वो पानी मूव करने लगेगा। उसी तरह से ही करंट होता है। तो मतलब दोनों सही हैं और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है अशर्सन का। गुप्ता रूलर्स प्रमोटेड संस्कृत एंड हिंदू रिलीजियस आर्ट। इलाहाबाद प्लेयर इंस्क्रिप्शन समुद्रगुप्त, ये भी हम सब डिस्कस कर चुके हैं, फिर से डिस्कस नहीं करने वाले हैं। वही है कि आज तो कल वही है कि मैं देख नहीं पाया था क्वेश्चंस को, आज से आपको पता चल ही जाएगा। देन अगेन ये भी तुम लोगों ने बना ही लिया होगा। बिहू असम का है, गरबा गुजरात का है, यक्षगान कर्नाटक का है, छऊ उड़ीसा का है। छऊ आपको पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हिसाब से क्लासिकल डांस है, लेकिन संगीत नाटक अकेडमी के हिसाब से क्लासिकल डांस नहीं है। इसीलिए संगीत नाटक अकेडमी के हिसाब से हमारे 8 क्लासिकल डांसेज है और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हिसाब से 9। तो ये भी तुम लोगों ने कर ही लिया होगा, 1 2 3 4। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स भी हम मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स क्या है? डलहौजी लाया है, ठीक है। मंगल पांडेज रिवोल्ट अकर्ड इन मेरठ, ओके, गलत है। क्यों? मंगल पांडे 34th नेटिव इन्फेंट्री ऑफ बंगाल से थे, ठीक है, बैरकपुर, वो बंगाल में था, मेरठ में नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा, आपका आंसर 1 और 3 आ जाएगा, ओके। मंगल पांडे की अगर ठीक है, ये हम वैसे भी डिस्कस कर ही चुके हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, मंगल पांडे, सब कुछ, और 1857 का रिवोल्ट। कमेंट में आपको बताना है कि फैज़ाबाद से किसने लीड किया था? फैज़ाबाद से किसने लीड किया था? हाँ, 1 2 3 4 तुम लोगों ने पकड़ लिया है, अब आज से हम तुमको पकड़ेंगे, चिंता मत करो। Binary fusion in amoeba is an example of sexual reproduction. Sexual reproduction involves two parents and fusion of gametes. अब रिप्रोडक्शन दो तरह का हो सकता है, या तो सेक्सुअल होगा या ए सेक्सुअल होगा। ए सेक्सुअल में एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल में दो होते हैं। ए सेक्सुअल वाले में जेनेटिक डाइवर्सिटी कम देखने को मिलती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा देखने को मिलती है, बिकॉज दो पेरेंट इन्वॉल्व हैं इसलिए, ठीक। देन अमीबा डिफरेंट तरह का होता है, यहाँ पे आप देखोगे अगर तो डिफरेंट तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे पहला बाइनरी फ्यूजन। अब बाइनरी फ्यूजन भी दो तरह का होता है, एक सेकंड रुकना, हाँ। ठीक है, बाइनरी फ्यूजन दो तरह का होता है। एक तो होता है किसी भी प्लेन में टूट जाना, जैसे अमीबा होता है, ठीक है। तो अमीबा जो है किसी भी प्लेन पे टूट जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, उसको बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन अलोंग एनी प्लेन। लेकिन एक होता है लेशमैनिया, जो काला आजार डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो सिर्फ एक फिक्स्ड प्लेन में कटता है, होता है उसमें भी बाइनरी फ्यूजन ही है, ठीक है। तो बाइनरी फ्यूजन होता है कहाँ होता है? अमीबा में होता है, लेशमैनिया में होता है। मैंने बताया अमीबा में किसी भी प्लेन के अलॉन्ग होता है, लेशमैनिया में एक फिक्स्ड प्लेन के अलॉन्ग होता है, ठीक है। फ्रैगमेंटेशन की अगर बात करेंगे तो हाइड्रा में देखने को मिलता है फ्रैगमेंटेशन। और हाइड्रा में फ्रैगमेंटेशन क्या होता है? ब्रेकिंग, मतलब बाइनरी फ्यूजन से पहले आप मल्टीपल फ्यूजन समझो, ठीक है, ऑर्डर में। तो मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है? मल्टीपल फ्यूजन में होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने लिया, ये आपका हो गया प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में क्या होता है? ये बहुत सारे एकदम अंदर 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 ही अंदर अंदर ही अंदर वो बनते जाते हैं, ठीक है। फिर ये जो सिजॉन्ट वॉल होती है फटती है, टूटती है, जो भी है, तो ये सारे प्लाज्मोडियम निकल आते हैं और ये अपने अपने अलग अलग प्लाज्मोडियम बन जाते हैं। तो क्या हो रहा है? एक से बहुत बन रहे हैं। बाइनरी में क्या था? एक से दो बन रहे थे, मल्टीपल में एक से बहुत बन रहे हैं। ये प्लाज्मोडियम में होता है। प्लाज्मोडियम क्या होता है? प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ होता है जो मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। मलेरिया डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, जरा बताइए, ठीक है। देन आप ये बताओ कि जो फ्रैगमेंटेशन है, ठीक है, फ्रैगमेंटेशन, एक सेकेंड, ठीक है, फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है? फ्रैगमेंटेशन ये आपको देखने को मिलेगा जैसे फ्रैगमेंट में टूट जाना। ये इससे कैसे अलग है? यहाँ पे पहले टूट जाते हैं, देन बड़े होते हैं धीरे धीरे। यहाँ क्या है? पूरे बड़े होकर ही टूटते हैं। जब बड़े हो जाते हैं पूरे मैच्योर तभी टूटते हैं। यहाँ पर ऐसे टूट जाएंगे फिर धीरे धीरे बड़े होंगे। हाइड्रा में होता है फ्रैगमेंटेशन प्लस जो भी आपके एल्गे होते हैं, एल्गे जैसे कि स्पाइरोगैरा ले लो, ग्रीन एल्गे है ना स्पाइरोगैरा, तो स्पाइरोगैरा हो गया, जितने भी एल्गे होते हैं शैवाल, उसमें फ्रैगमेंटेशन ही होता है।
रीजनरेशन होता है जैसे स्टार फिश वगैरह में रीजनरेट, यानी बॉडी पार्ट रीजनरेट कर ले। स्टार फिश में नहीं होता है, सिर्फ स्टार फिश में नहीं होता है, इसमें भी होता है आपका, क्या बोलते हैं उसको, प्लेनेरिया। ठीक है, प्लेनेरिया में भी होता है। प्लेनेरिया हो गया, स्टार फिश हो गया, मतलब अब जैसे हमारी लिजार्ड होती है छिपकली वगैरह, तो जैसे उसकी पूंछ कट गई तो पूरी पूंछ फिर से उसकी बन जाती है, दैट इज़ नॉट रीजनरेशन। द रीजनरेशन इज़ पूरा बॉडी पार्ट बनना, पूरा बॉडी पार्ट बन जाना। जैसे फॉर एग्जांपल जो कट पार्ट हो गया, जैसे कि दो पार्ट में कोई ये चीज़ कट गई तो दोनों से फुल बॉडी, पूरी पूरी बॉडी बन जाएगी, दैट इज़ रीजनरेशन, जो स्टार फिश जो प्लेनेरिया में देखने को मिलता है। ओके, बडिंग को हिंदी में मुकुलन बोलते हैं। यहाँ एक बड निकलती है, बड़ी होती है और बड़ी होती है और टूट के गिर जाती है, बेबी हाइड्रा बन गया ये। ठीक है, बडिंग हो गया, मुकुलन हो गया ये। हाइड्रा में होता है और ईस्ट में होता है। ईस्ट एक तरह का फंगस होता है, ठीक है, हाइड्रा और ईस्ट में। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्लांट्स में, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अलग अलग तरह का होता है। जैसे यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे ये किया है कि एक सर्टेन स्टेम लिया, मतलब एक पार्ट लिया, एक स्टेम लिया और उसको दूसरे गमले में डाल दिया, ठीक है, और वो पूरा ग्रो कर गया। दिस इज जस्ट अ टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसमें इसको इसको उसको हमने कटिंग बोलते हैं। एक बडिंग भी होता है, सॉरी बडिंग बोल रहा हूँ, ग्राफ्टिंग भी होता है। ग्राफ्टिंग क्या होता है, जहाँ पर आप दो स्टेम्स को, दो डिफरेंट प्लांट को स्टेम में बांध दोगे। ठीक है, जैसे आपने वो देखे होंगे कुछ कुछ पेड़ होते हैं ना जिनकी स्टेम बहुत मोटी होती है लेकिन ऊपर छुटकू से होते हैं। ठीक है, बहुत महंगे आते हैं वो, ठीक है, लगभग 1000, 2000, 3000, 5000, 6000 तक के भी आते हैं, 10,000 तक के भी आते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, यही होते हैं, वो ग्राफ्टिंग करके बनाए जाते हैं। उनकी स्टेम बहुत मोटी होती है और ऊपर ऐसे वो फ्लावरिंग टाइप होते हैं वो। ठीक है, ये जनरली महंगे मिलते हैं इसीलिए क्योंकि उनमें थोड़ा सा मेहनत लगती है इसलिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। और ये आपको पढ़ना नहीं है, वो पढ़ना है, एक होता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन होता है आपका जो ब्रेड मोल्ड होता है ना, आजकल ब्रेड में बहुत फंगस लगती होगी, आप देखते होंगे। ठीक है, उसी को ब्रेड की जो फंगस होती है, ब्रेड मोल्ड होते हैं, उसी को राइजोपस बोलते हैं। तो उसमें बॉब एंड स्टिक, ये स्टिक है, ये बॉब है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और उसमें इस तरह से स्पोरेंजिया होते हैं, स्पोरेंजिया। ठीक है, ये मतलब ये तरह का फटेगा, टूटेगा और ये बिखर जाएगा ब्रेड में, और ये फर्दर और ढेर सारा ये ब्रेड मोल्ड बन जाएगा और बहुत सारा ये क्या मिल जाएगा, ब्रेड मोल्ड, जिसको राइजोपस बोलते हैं, ये बनता जाएगा। ठीक है, चलो क्लियर है ये चीज़। और इसी में ही वेजिटेटिव प्रोपगेशन में एक लेयरिंग होती है जो लेमन और स्ट्रॉबेरी में होती है, जहाँ पर हम एक स्टेम को क्या करते हैं, जहाँ हम स्टेम को ऐसा मतलब स्टेम को ऐसा इलोंगेट करते हैं और गाड़ देते हैं और वो फिर से ग्रो कर जाती है, दैट इज कॉल्ड एज लेयरिंग, जो हमें लेमन और स्ट्रॉबेरी में देखने को मिलता है। ओके, तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया। इसी में टिश्यू कल्चर भी ध्यान रखना। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, टिश्यू कल्चर में क्या होता है, टिश्यू कल्चर में हम ले लेते हैं, टिश्यू कल्चर में मतलब हम उनका यूज़ करते हैं, कुछ केमिकल का यूज़ करके उनको ग्रो करवाते हैं, दैट इज़ टिश्यू कल्चर। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हो गया थोड़ा बहुत। मतलब ये क्या आंसर होगा, बाइनरी फिजन इन अमीबा इज एन एग्जांपल ऑफ सेक्सुअल, गलत है, बिकॉज बाइनरी फिजन अभी हम देख के आए कि ये क्या है, ए सेक्शुअल है, यानी एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व टू पेरेंट, यस, एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बनेगा। तो पहला गलत, दूसरा सही है, ए इज फॉल्स, आर इज टू, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम आगे जब पढ़ेंगे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तो वहाँ देखेंगे मेल फीमेल जो ह्यूमन्स में कैसे होता है रिप्रोडक्शन, एंड जो हमारा जो फ्लावर में, यानी फिर जो हमारे फ्लावर होते हैं उसमें किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है वो भी हम देखेंगे आगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन योर स्क्रीन, 12th नंबर। द PM इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द राज्यसभा, PM कैन रिकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। PM इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, कौन सा आर्टिकल बोलता है, कौन सा आर्टिकल है, जल्दी बताओ। आर्टिकल नंबर 75 क्लॉज 1 कि प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो पहला वाला जो हमारा स्टेटमेंट है वो सही है। COM दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली टू रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, ना कि राज्यसभा। लोकसभा जिसको हम हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं, कल ही हमने पॉलिटी में पूरा खत्म किया है इसको बम शॉट में। कमेंट में इसका आर्टिकल बताएंगे, मतलब ये गलत है, राज्यसभा की जगह लोकसभा होगा यहाँ पे, तो अगर लोकसभा कर देंगे तो कौन सा आर्टिकल है, तो दूसरा जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज PM कैन रिकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। ठीक है, PM रिकमेंड कर सकता है डिसोल्यूशन, क्योंकि PM की ही एडवाइस पे सारा कुछ काम होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट अपने आप से कोई कुछ नहीं कर सकता है, वो PM और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही काम करता है, और वो बाइंडिंग एडवाइस, किस अमेंडमेंट ने बाइंडिंग करी थी एडवाइस। तो ये आर्टिकल नंबर 75 क्लॉज 3 है, बिल्कुल सही। कुणाल का, हार्दी विशेष का, डोनाल्ड ट्रंप, 80 है, बहुत सही बेटा, 80 में ही है। आदित्य सही है। चलो 42nd अमेंडमेंट ने एडवाइस को बाइंडिंग किया था। ठीक है, चलो। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फिक्स्ड एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करते हैं। अभी किसने दिया था, इसको हम बोरबरी मॉडल बोलते हैं। ठीक है,
रदरफोर्ड ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया था अल्फ़ा, ये जो गोल्ड है ना, गोल्ड अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने थिन गोल्ड फॉयल में, या गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, उसमें उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल क्या होते हैं, डबली चार्ज हीलियम एटम्स होते हैं, तो उनको स्ट्राइक करवाया। तब उन्होंने एक चीज़ को देखा कि ज़्यादातर जो ये उन्होंने बम्बार्डिंग करवाई थी वो सब निकल गया, मतलब ज़्यादातर मोस्ट ऑफ देम निकल गया सीधा, बिना कुछ डिफ्लेक्शन या बिना कुछ डिफ्लेक्शन के वो सब निकल गए। उनमें से कुछ थे जो डिफ्लेक्ट किए सर्टेन एंगल पे, थोड़े एंगल पे, और कुछ जो हैं वो रिबाउंड कर गए, मतलब पूरा 180 डिग्री वो वापस आ गए, मतलब बहुत ही बहुत कम रिबाउंड किए, ठीक, बहुत कम रिबाउंड किए, बहुत कम डिफ्लेक्ट हुए, और बहुत ज़्यादा मोस्ट ऑफ देम आगे निकल गए। फिर उनसे क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने वहाँ से किसकी न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी, मेनली तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी, प्लस प्रोटॉन। वैसे प्रोटॉन को हम गोल्डस्टीन को भी क्रेडिट देते हैं, जब उन्होंने अपना पॉजिटिव कैनाल रे एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने जो कैनाल रे एक्सपेरिमेंट में पॉजिटिव रेज डिस्कवर करी थी वो प्रोटॉन ही थे, लेकिन उसको वो क्लियरली बता नहीं पाए थे, जो रदरफोर्ड ने बताया, और साथ ही साथ उन्होंने रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। जब उनसे तो उन्होंने ये चीज़ बोला कि जो अभी तक ये प्लम पडिंग मॉडल या फिर जो ये वाटरमेलन वाला मॉडल चल रहा था कि पूरे में सब पॉजिटिव 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 भरा हुआ है, कहीं कहीं नेगेटिव है, जैसे वाटरमेलन में पूरा लाल लाल होता है, कहीं कहीं बीज होते हैं, तो उन्होंने उसको निगेट किया, जो कि बिल्कुल सही था। उनके अनुसार ये मान लो एटम है, उसका न्यूक्लियस बहुत ही सेंटर में बहुत ही छोटी स्पेस लेके बैठा है, और पूरा मास, पूरा उसका भार यहीं पर है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। फिर उनसे पूछा गया कि अगर इनके इलेक्ट्रॉन्स की खुद की एनर्जी है तो इनकी एनर्जी डिसिपेट हो जानी चाहिए, और वो तो फिर एटम एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि घूमते 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 उनकी एनर्जी रिलीज़ होगी, और एनर्जी जब ख़त्म हो जाएगी तो वो कोलैप्स कर जाएंगे। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, मैटर तो एग्जिस्ट करता है। तो फिर वहाँ पर बोर जी है, नील्स बोर जी, और उन्होंने बोर बरी मॉडल दिया, तो उन्होंने वही चीज़ बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनकी खुद की एनर्जी नहीं होती, बल्कि जिस शेल में, जिस ऑर्बिट में घूम रहे हैं उसकी एनर्जी होती है। और वहाँ से उन्होंने डिफरेंट शेल दी, पहली शेल को बोला गया के, देन एल, देन एम, देन एन, इस तरह से KLMN। और वहीं से इन्होंने ये भी बताया कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में कितने आ सकते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2n²। के पहली शेल है तो n की जगह 1 रखेंगे, L दूसरी शेल है तो 2 रखेंगे, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से वो घूमते हैं फिक्स्ड एनर्जी लेवल पे। अब जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी गेन करता है, तो वो अगली ऑर्बिट में, अगली शेल में चला जाता है, और अगर वो एनर्जी लूज़ करता है तो निचली शेल या निचले ऑर्बिट में आ जाता है। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन की खुद की एनर्जी नहीं है, उस ऑर्बिट जिस ऑर्बिट में वो पड़ा हुआ है उसकी एनर्जी है। ओके। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स दी एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये हमें पता है, ठीक है। जैसे मान लो ये एलिमेंट है X, तो ये Z है यहाँ पर एटॉमिक नंबर, A से रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक मास को, ध्यान रखना, M से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, A से करते हैं। तो ये जो Z होता है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। और जो न्यूट्रॉन क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन के लिए हम एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं, एंड दिस गिव्स अस द न्यूट्रॉन का नंबर। ओके। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स, ट्रू। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, ट्रू। द न्यूट्रॉन्स हैव अ पॉजिटिव चार्ज, नो, बिकॉज न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूट्रली चार्ज होते हैं, ठीक है, मतलब न्यूट्रल होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी, किसने करी थी, तो मैं से ईंट पर नाच करके याद करते हैं इसको, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने करी थी। कभी इस तरह से बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लेता है वो, ठीक है। प्रोटॉन का रदरफोर्ड या फिर गोल्डस्टीन, ठीक है। और अगर बात करेंगे न्यूट्रॉन का तो जेम्स चैडविक ने किया था। कब किया था, 1932 में, ठीक है। ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे। तो कैसे क्या निकालते हैं समझ में आ गया। अब ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर चर्चा किसी ने करी थी आइसोटोप आइसोबार की, तो वो भी कर ही लेते हैं। आइसोटोप क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। आइसोबार क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। और आइसोटोन क्या होते हैं, आइसोटोन होते हैं सेम न्यूट्रॉन नंबर। न्यूट्रॉन अगर सेम है तो उसको आइसोटोन बोलेंगे, ठीक है। और आइसोमर तो हम देख ही चुके हैं क्या होते हैं। भाखड़ा नंगल इज़ अ मल्टीपर्पज़ डैम ऑन द बियास रिवर। बियास रिवर में क्या भाखड़ा नंगल है, और इट इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी एंड फ्लड कंट्रोल। तो पहला वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिकॉज भाखड़ा नंगल कहाँ पर है, सतलज पे है, ठीक है। भाखड़ा नंगल कहाँ है, सतलज में। ब्यास में कौन सा है, पौंग डैम। पौंग डैम को ही, एक सेकंड रुको, पौंग डैम को क्या बोलते हैं, महाराणा प्रताप सागर डैम बोलते हैं।
ठीक है। एंड भाखड़ा नंगल आपको पता होना चाहिए, इट इज़ द लार्जेस्ट डैम एंड इट इज़ द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम। ठीक है, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम भी यही है। बाकी हाईएस्ट अर्दन डैम अगर पूछेगा तो वो टिहरी डैम है जो भागीरथी रिवर पे, टिहरी डैम भागीरथी रिवर पे उत्तराखंड में वो सबसे ऊंचा आपका है बांध। ठीक है, बट अगर ग्रेविटी डैम पूछेगा तो आपका भाखड़ा नंगल हो जाएगा। और ये वैसे भी साइज़ के मैटर में लार्जेस्ट है। कहाँ है? 2 राज्यों में, हिमाचल और मध्य प्रदेश। हिमाचल और मध्य प्रदेश बोला, हिमाचल और पंजाब, हिमाचल और पंजाब 2 स्टेट में ही है। हिमाचल और पंजाब 2 स्टेट में, ध्यान रखना। भाखड़ा जो जगह पड़ती है वो हिमाचल में पड़ती है, बिलासपुर जो जगह पड़ती है, और जो नंगल है वो आपका पंजाब में। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला गलत हो जाएगा और एक गलत है, आर ट्रू है। यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन पूछूं जैसे ब्यास हो गया, ठीक है, सतलज हो गया, ऐसे ही चेनाब में कौन से डैम है? चेनाब में कौन से डैम है? बगलीहार, दुलहस्ती, सलाल, बगलीहार, दुलहस्ती, सलाल। ठीक है, और वहीं पे चेनाब ब्रिज बना है जो कि हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। पता है ना आपको कि जो चेनाब ब्रिज है वो हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है पूरे वर्ल्ड में। कितनी हाइट है उसकी? चेनाब ब्रिज की अगर मैं हाइट की बात करूँगा तो चेनाब ब्रिज है और उसकी हाइट कितनी है, और वो एक रेल ब्रिज है। फिर अगर मैं बात करूँगा कि आपका झेलम में कौन कौन से हैं, तो किशनगंगा है, तुलबुल है और उरी है। किशनगंगा, तुलबुल, उरी, ये 3 देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लियर? ओके, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, सभी ने सही बताया। 359 मीटर है, और अगर फिट में बोलेगा तो लगभग 1178 फीट है। 1178 फीट है और 359 मीटर है। अगला है इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान रहेगा। ब्यास में पौंग डैम है, महाराणा प्रताप सागर डैम बोलते हैं उसको, और सतलज में भाखड़ा नंगल डैम है, वो हमने देखा, और बगलीहार, दुलहस्ती, सलाल चेनाब में है। ठीक है, और अच्छा ये बताओ कि जो शाहपुर कंडी बैरेज है वो किस रिवर पे है, जो अभी रिसेंट में ही बना है पंजाब में? फ़ैन का आवाज़ आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है क्या? चलो बंद कर देते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यही होता है, ठीक है, कि जो आपने क्या बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो है आपने छोड़ा है, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपने क्या चीज़ छोड़ी है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि मुझे किसी आज सेमिनार में जाना था, ठीक है, लेकिन मैं नहीं गया, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने वो चीज़ को फॉरगो किया, ठीक है, मैंने कि छोड़ा और ये चीज़ कर रहा हूँ, तो दैट इज़ उसका मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्या? वो सेमिनार, समझ रहे हैं आप? तो दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी मम्मी है, मान लो कि वो कहीं पर खुद के लिए अर्न नहीं कर रही हैं, आपके खाना बनाना, आपका सब सेवा पानी में लगी हुई हैं, तो वो उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, जो आप नहीं समझ रहे हैं, आपको समझना चाहिए, है ना? तो पहला वाला सही है। और कुछ एग्जांपल्स दीजिए जिनमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0 होती है, कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। नो, इन्फ्लेशन ही एक मैक्रो इकोनॉमिक टर्म है सर। इन्फ्लेशन इज़ अ मैक्रो इकोनॉमिक टर्म। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या अंतर होता है? क्या अंतर होता है? तो ये जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र होता है, ठीक है, दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट, मतलब छोटे लेवल पे हम एक इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं, ठीक है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं, इन्फ्लेशन की, तो बड़े मास लेवल पे बात करते हैं वो, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर मैं एग्जांपल बात करूँ डिमांड सप्लाई की, कोई मतलब वहाँ पर हम इंडिविजुअल कंज्यूमरिज्म को देख रहे होते हैं कि भाई कोई चीज़ कोई खरीद रहा है तो क्यों खरीद रहा है, कब खरीद रहा है, कब नहीं खरीद रहा है, कब उसका डिमांड इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो वो हम पढ़ते हैं डिमांड सप्लाई, ये सारी चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इसको बोलते हैं, जॉन मेनार्ड कीनीज को, और माइक्रो की अगर बात करेंगे एडम स्मिथ को बोलते हैं, और अल्फ्रेड मार्शल। कल स्टेनो में एक क्वेश्चन आया, जो अगर आपने बॉम्ब शॉट देखा होगा या फिर पढ़े होंगे, पहले भी मैंने बता रखा हूँ, एक किताब लिखी है वेल्थ ऑफ नेशंस, और उसमें मैंने जिक्र किया होगा इनविजिबल हैंड्स का। किया कभी जिक्र? इनविजिबल हैंड का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं काम कर रहा हूँ, आप भी काम कर रहे हो, हर कोई मान लो अब, ठीक है, काम कर रहा है, तो वो इनविजिबल हैंड है, मतलब वो अपना ग्रोथ तो कर ही रहे हैं, वो अपना भला तो कर ही रहे हैं, प्लस देश का भी भला कर रहे हैं, देश को भी ग्रो करवा रहे हैं, तो ये होते हैं इनविजिबल हैंड्स। इनविजिबल मतलब जो दिख नहीं रहे लेकिन एक तरह से लगे हैं, वो लगे हैं और देश को आगे बढ़ा रहे हैं, दिस इज़ द इनविजिबल
हैंड का पूरा कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बना था, लेट मी टेल यू, वहाँ पे वो क्वेश्चन नहीं था कि किसने दिया था, वहाँ पे तो लिखा था क्वेश्चन में कि एडम स्मिथ का वेल्थ ऑफ नेशंस है, इस तरह से। उसका मतलब क्या होता है, मतलब आई होप आप समझ में आया होगा आपको, है ना। ठीक है, चलो। कैपिटल इज़ अ मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। येस, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की अगर बात करेंगे तो क्या होते हैं, जब हम सर्कुलर इकोनॉमी पढ़ते हैं तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी में 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। एक तो लैंड होता है, मैन मेड की बात हो रही ना, तो एक तो लैंड होता है, लेबर होता है, मतलब ये 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो यस, बिल्कुल है। लैंड तो मैन मेड नहीं होता, लैंड तो पहले से ही मौजूद है, उसको इंसान ने नहीं बनाया है, ठीक है, तो वो मैन मेड नहीं है। लेकिन कैपिटल तो मैन मेड है ना, तो पहला और तीसरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। एंड फैक्टर पेमेंट क्या होता है, लैंड को होता है, लैंड को में क्या जाता है, रेंट जाता है, लेबर को वेजेस या सैलरी देनी होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, कैपिटल में देना होता है, यानी कि जो इसमें ब्याज भरना होता है, दैट इज़ इंटरेस्ट। और जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है वो अपना एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट कमाता है। दिस इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, 1 and 3। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से सही सा कौन सा मैच नहीं है। रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड में सही है, चक्रशिला असम में सही है, नहर हरियाणा में सही है, केन महाराष्ट्र में नहीं है। केन कहाँ है, कहाँ है केन, ठीक है। अच्छा ये बताओ, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है, वेयर इज़ नामदफा नेशनल पार्क लोकेटेड। तो नामदफा पर कहाँ पर है, ये भी अरुणाचल में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। और अरुणाचल की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है, 17 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। एंड डू यू नो कि सबसे बड़ा स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का, जो नॉर्थ ईस्ट का 7 सिस्टर में पढ़ते हैं उसमें सबसे बड़ा स्टेट है, और इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट फॉरेस्ट से कवर्ड है, ठीक है। अभी जो रिपोर्ट आई थी, ठीक है, रिपोर्ट आई थी उसमें अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था सबसे नंबर 1 पे कौन आता है। अगर हम एज अ परसेंटेज बात करेंगे, वैसे तो लक्षद्वीप है, लेकिन स्टेट की बात करेंगे मिज़ोरम। मिज़ोरम के बाद अरुणाचल आता है, जब कितना बड़ा है फिर भी, एंड देन आता है मेघालय, ठीक है। और वैसे पता है एरिया टर्म्स में, एरिया टर्म्स में सबसे टॉप पे आता है एमपी, देन उसके बाद ही अरुणाचल प्रदेश। एमपी आता है, देन उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अरुणाचल प्रदेश का बहुत बड़ा पार्ट जो है फॉरेस्ट से पूरा कवर्ड है, ठीक है। और इंडिया में फॉरेस्ट कवर कितना है, 21.76%, लेटेस्ट जो 2023 की रिपोर्ट है, ठीक है। और वो सबसे लेटेस्ट है जो 2024 में ही थी, और ये ट्री कवर है। और फॉरेस्ट प्लस ट्री पूछेगा तो दोनों को जोड़ देना है आपने, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, एमपी में है, और सबसे उसके बाद अरुणाचल में है, एंड उसके बाद महाराष्ट्र में, ध्यान रखना। पहले छत्तीसगढ़ हुआ करता था लेकिन अभी महाराष्ट्र आ गया है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिलेगा तो छत्तीसगढ़ में, सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ देखने को मिला है एमपी में। सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ छत्तीसगढ़ में, सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ एमपी में, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, कॉन्सेप्ट ऑफ डीपीएसपी जो है हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, रॉन्ग। कहाँ से लिया, आयरलैंड से लिया। यूएस से क्या लिया है, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, बिल, और ये जो फंडामेंटल राइट जो वहाँ पे बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाने जाते हैं, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ जजेस, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ओके, ये सारी चीज़ें ली हैं। एंड आयरलैंड से क्या लिया, ये हम पहले ही देख चुके हैं। राज्यसभा में जो नॉमिनेशन होते हैं, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होता है, और ये डी से होता है हमारा डीपीएसपी। तो तीन चीज़ें ली हैं, तो पहला वाला गलत हो जाएगा आपका। पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटिश मॉडल से इंस्पायर्ड है, पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, सिंगल सिटीजनशिप हो गया, बाई कैमरलिज्म हो गया, मार्शल लॉ हो गया, ये सब ब्रिटेन से लिया है। एंड इमरजेंसी प्रोविजंस वर टेकन फ्रॉम द रशियन, बिल्कुल गलत है, ठीक है। रशिया से क्या लिया है, रशिया से हमने जस्टिस के प्रिंसिपल्स लिए हैं प्लस फंडामेंटल ड्यूटी ली है। इमरजेंसी प्रोविजंस अगर बात करेंगे तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, जर्मनी के जो वेमार कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से लिया है हमने, ठीक है। और जैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करेंगे तो वो हमने यूएसए से लिया है। कितनी बार हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है, कॉमेंट में आप बताएंगे ना। बढ़ते हैं अपने लास्ट के कुछ क्वेश्चंस की ओर। क्विट इंडिया मूवमेंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसको लॉन्च किया गया था डू और डाई के नारे के साथ। इसको हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, अगस्त क्रांति। क्यों बोलते हैं इसको अगस्त क्रांति, बिकॉज ये अगस्त में लॉन्च हुआ था। कितना तारीख को, 8 अगस्त को, 8 अगस्त को, ठीक है। और जो गोवालिका टैंक बॉम्बे में कांग्रेस का जो सेशन हुआ था, गोवालिका टैंक बॉम्बे में स्पेशल सेशन कांग्रेस का हुआ था, वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट को। गोवालिका टैंक बॉम्बे में अप्रूव किया गया था इसको, ठीक है। और ये पहले दिन ही क्योंकि अरेस्ट हो जाने की वजह से ये लीडरलेस मूवमेंट बन गया था। लेकिन जैसे कि उषा मेहता ने अंडरग्राउंड रेडियो चलाया था, ठीक है, उषा मेहता ने अंडरग्राउंड रेडियो
चलाया था। अरुणा असफ अली ने देन कांग्रेस की लीडरशिप संभाली थी, बागडोर संभाली थी, और पैरेलल गवर्नमेंट सेटअप हुई थी इसी टाइम पे। जैसे बलिया में चिट्टू पांडे ने इस्टेब्लिश करी थी, जातीय सरकार सेटअप हुई थी, और प्रति सरकार, जातीय सरकार और प्रति सरकार महाराष्ट्र में और बंगाल में। एंड देन चिट्टू पांडे ने बलिया में लीड किया था इसको, ठीक है। एंड क्विट इंडिया मूवमेंट में डू और डाई का नारा दिया गया था। क्यों लॉन्च किया गया था? ड्यू टू फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन का फेलियर हुआ था इसलिए। सुभाष चंद्र बोस ने, गांधी जी ने इसको लॉन्च किया था, तो पहले रीज़न गलत हो जाएगा, इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। रिकॉल करो बोस जी के रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं वो सारी चीज़ें, ओके। रिफ्लेक्स 19th है, रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल बाय द स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम रेगुलेट्स पोस्चर बैलेंस, मेडुला ऑब्लोंगाटा कंट्रोल्स मेमोरी एंड रीजनिंग। तो रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल बाय द स्पाइनल कॉर्ड, करेक्ट है इनकरेक्ट है? सही है ये, ठीक है, सही है। अब रिफ्लेक्स एक्शन किस तरह से होता है थोड़ा सा समझते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन इस तरह से होता है, जैसे मान लो कोई चीज़ हम टच करते हैं, कोई भी चीज़ छूते हैं वगैरह, इस तरह से सेंसेशन होता है। ये सेंसेशन कौन लेके जाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन आता है? ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो ये एफरेंट पाथवे होता है। एफरेंट जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो लेके जाते हैं, सॉरी एफरेंट नर्व्स जो होती हैं वो लेके जाती हैं। देन यहाँ पर प्रोसेसिंग होती है, एंड तुरंत इफरेंट वाला जो क्या करता है वो यहाँ पर क्या करता है, इसको रिमूव करता है, हाथ को तुरंत रिमूव करता है, तुरंत रिफ्लेक्स करता है। एफरेंट से आएगा किसके पास? सीएनएस के पास। देन इफरेंट से रेस्पॉन्स जाएगा। क्लियर है इतनी चीज़? सेरिबेलम रेगुलेट्स पॉस्चर एंड बैलेंस, बिल्कुल सही है ये भी। सेरिबेलम इसी को ही हम इसी को ही हम मिनी ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ब्रेन की तरह होता है, छोटा सा पीछे की ओर होता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ब्रेन की तरह दिखता है हमें ये। मेडुला ऑब्लोंगाटा कंट्रोल्स मेमोरी एंड रीजनिंग, गलत है। मेमोरी एंड रीजनिंग को कौन कंट्रोल करता है? इट इज़ सेरिब्रम, ना कि मेडुला ऑब्लोंगाटा। जो मेडुला ऑब्लोंगाटा जिसको मेरू मज्जा बोलते हैं, ये क्या करता है? ये इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट बीट हो गई, कफिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया। ये जो इनवॉलेंट्री, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हो जाते हैं अपने आप, ठीक है। जैसे कि मुलायम सिंह यादव जी का कहना था, क्या लड़के हैं गलती हो जाती है, ठीक है। तो मतलब इनवॉलेंट्री जो चीज़ें हो जाती हैं, तो वो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। द 12th 5-year प्लान फोकस्ड ऑन फास्टर, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, बिल्कुल हमें पता है 11th में था फास्टर एंड सस्टेनेबल, और 12th वाले ने क्या किया था? इंक्लूसिव को और जोड़ दिया था, खत्म। Due to some operational challenges in the first shift of Singapore scheduled on this at below venue is hereby cancelled. Maharishi Mehi Online Examination Center. चलो ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट प्लान टू इंक्लूड डिजिटल इकोनॉमिक टारगेट्स, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें डिजिटल इकोनॉमिक टारगेट्स थे, तो एज 2 एंड आईज फॉल्स आ जाएगा। ठीक है। शिवाजी वॉज क्राउंड, ये भी हम कर चुके हैं। शिवाजी वॉज क्राउंड एज छत्रपति रायगढ़ इन 1674। सब पूरा बताया था हमने। ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो जयसिंह वन के साथ साइन हुई थी, जो महाराजा ऑफ अम्बेर थे जिन्होंने औरंगजेब के साइड से इस ट्रीटी को साइन किया था, जहाँ पे 23 फोर्ट्स को सरेंडर कर दिया था शिवाजी ने, बट उनको बंदी बना लिया गया था। देन वो वहाँ से उनकी गिरफ्त से निकल के 1674 में खुद का कोरोनेशन किया था, ताजपोशी करी थी, ठीक है। शाहजी भोसले इनके फादर का नाम था, और जीजाबाई इनकी मदर का नाम था, ठीक है। तो ये चीज़ है। और इनका बेटे का नाम था शंभाजी महाराज, ठीक है, शंभाजी महाराज, इन पर छावा मूवी बनी। अष्ट प्रधान वॉज एन 8 मेंबर मिलिट्री काउंसिल अंडर शिवाजी, बिल्कुल सही है। अष्ट प्रधान यहाँ थे। अष्ट दिग्गज कहाँ थे? अष्ट दिग्गज विजयनगर एम्पायर में थे, ठीक है। और नवरत्न कहाँ थे? नवरत्न एक तो अकबर के कोर्ट में थे, प्लस चंद्रगुप्त सेकंड उनसे पहले, ठीक है। मराठा फॉर्म्ड अ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, नहीं। अगर आप देखो तो मराठा डिफरेंट कन्फेडरेसीज में बटे हुए थे, तो सेंट्रलाइज तो नहीं था कि एक ही जगह पूरा यहीं पे था, ठीक है। गायकवाड़ थे बड़ौदा के, होलकर थे इंदौर के, भोसले थे नागपुर के, सिंधिया थे ग्वालियर के, और यहाँ पे मेन सीट हुआ करती थी पूना में, ठीक है। तो ये चीज़ है कि सेंट्रलाइज नहीं था, डिसेंट्रलाइज्ड था, जिसकी वजह से आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2। 22 इसमें भी तुम लोगों ने तिकड़म बिठाई दिया होगा, इसमें भी है ना, क्यों? एनवायरनमेंट डे 5 जून, साइंस डे 28 फेब, और वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल। क्यों मनाते हैं 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे? बिकॉज इसी दिन 1948 में क्या हुआ था? WHO इस्टेब्लिश हुआ था, इसलिए, ठीक है। चलो,
और कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर क्यों? क्योंकि 1949 में इसी के दिन, आज ही के दिन, मतलब 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। और साइंस डे 28 फेब को क्या क्यों मनाते हैं? बिकॉज 28 फेब 1928 को सी वी रमन ने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी करी थी, इसलिए सी वी रमन ने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी करी थी इसीलिए। और कमेंट में बताइए कि सी वी रमन को नोबेल प्राइज़ कब मिला था? भारत रत्न कब मिला था? 1954 में। और नोबेल प्राइज़ की अगर बात करेंगे तो कब मिला था? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो आंसर 1 2 3 4 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोबेल प्राइज़ कब मिला था? तो 1928 में डिस्कवरी करी थी और 1930 में इनको मिला था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले हमारे लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस हैं। इंडिया लॉन्च्ड भारत सेमीकंडक्टर मिशन टू बूस्ट चिप मैन्युफैक्चरिंग। यस, थोड़ा एफर्मेटिव टाइप का सेंटेंस होता है, जनरली सही होते हैं, ठीक है। जब तक कि कोई डेटा, कोई फैक्ट, कोई एक्सट्रीम कीवर्ड देखने को ना मिले तो जनरली आप कंसिडर करो कि वो सही होगा, ठीक है। तो इंडिया लॉन्च्ड भारत सेमीकंडक्टर मिशन टू बूस्ट चिप मैन्युफैक्चरिंग, सही है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इसरो कोलैबोरेटेड विद नासा ऑन इन निसार प्रोजेक्ट। अब अगर आप देखो अभी जो करंट में ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, करंट में अगर आप देखो तो जो भी करंट में ट्रेंड चल रहा है उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जैसे ल्यूपेक से पूछा गया, जो लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है, जो इंडिया और जापान का साथ में है, ठीक है, साथ में ये दोनों इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ल्यूपेक्स के अलावा आदित्य एल1 से क्वेश्चन बना, ठीक है। तो जितने भी इस तरह के हैं वहाँ पर ध्यान रखना कि वो है, ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट है। तो ये आंसर सही है, मतलब सही है। नासा और इसरो दोनों मिल के करेंगे इसको, जिसको हम बोल रहे हैं निसार, ठीक है। ये फर्स्ट सैटेलाइट होगी जो डुअल फ्रीक्वेंसी रडार को यूज़ करेगा, ये चीज़ को ध्यान रखना। 6G विजन डॉक्यूमेंट वॉज रिलीज बाई ट्राई इन 2025, नहीं, इसको 2023 में रिलीज़ किया गया था, ठीक है। और अच्छा, इसमें मैं पूछूँ अगर आपसे लॉन्च व्हीकल क्या रहने वाला है, लॉन्च व्हीकल क्या रहेगा? तो लॉन्च व्हीकल रहेगा GSLV Mark 2, ठीक है, मतलब इंडिया का ही रॉकेट रहेगा इसमें। लास्ट क्वेश्चन, सॉरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, एंड दैट इज सर इसमें एक कोई चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं निसार प्रोजेक्ट की बात करूँ, जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी है, एग्रीकल्चर भी है, क्लाइमेट मॉनिटरिंग भी है, तो ये सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें ट्रैक करने के लिए। और इसका जो मतलब मिशन लाइफ है वो 5 साल का मिशन लाइफ है निसार का। वीनस रोटेट इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू मोस्ट प्लानट, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। हमें पता है कि सारे प्लैनेट जो है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, लेकिन वीनस और यूरेनस दो ऐसे हैं जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। बाकी आखिरी बार क्वेश्चन तुम देख रहे हो सोलर सिस्टम से, मेरा दिमाग भी ख़राब हो गया पढ़ा पढ़ा के सोलर सिस्टम, ठीक है। तो पहला सही है ना। रिकॉल कर लो वीनस के बारे में, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ल्यूसिफर, एंड देन ब्राइटेस्ट प्लानट, हॉटेस्ट प्लानट। हॉटेस्ट क्यों है? बिकॉज बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन है CO2 का, प्लस यहाँ पे थिक क्लाउड्स देखने को मिलते हैं H2SO4 के। सबसे लॉन्गेस्ट रोटेशन टाइम है इसका 243 अर्थ डेज में इसका एक दिन कंप्लीट होता है, एक रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस कंप्लीट होता है। यूरेनस हैज़ द लॉन्गेस्ट डे अमंग द प्लैनेट, गलत है, अभी पता है वीनस का होता है। शॉर्टेस्ट किसका होता है ये बता दो? मार्स के 2 मून्स हैं, फोबोस डीमोस, सही है। तो शॉर्टेस्ट होता है किसका? जुपिटर का, 9 hours and 55 minutes। अ लार्ज पोर्शन ऑफ रूरल इंडियन वेमेन सफ़र फ्रॉम आयरन, फिर से वही आयरन डेफिशिएंसी आ गया। आयरन सप्लीमेंट्स आर कल्चरली रिस्ट्रिक्टेड मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, कल्चरली ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक पोषण अभियान एम टू रिड्यूस द अनीमिया लेवल्स। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1 and 3। अगर हम बात करें पोषण अभियान की, ठीक है, तो पोषण अभियान की अगर हम बात करें सर, ठीक है, वो देखेंगे बाद में, ठीक है। तो पोषण अभियान किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए है? तो जो भी एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, एडोलेसेंस एज में, प्रेग्नेंट वीमेन हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो 0 से लेके 6 साल तक के बच्चे हैं, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का ये पूरा अभियान है, ठीक है, जिसको हम पोषण अभियान के नाम से जानते हैं। किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत आता है ये, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जिसमें मेन टारगेट है कि अनीमिया को जो है कम करना है, प्लस जो बच्चे जब जिनका जन्म होता है, खासकर आप रूरल में देखोगे तो बहुत कम बॉडी वेट होता है, तो वो चीज़ को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए इसको लाया गया है। क्लियर है इतनी चीज़? कितना स्कोर आया इसमें? क्यों, कितना स्कोर आया आप लोगों को इसमें? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी होगा। अच्छा,
4। ओके ठीक है, ओके। मुझे लगा पहला वाला है सही एक्सप्लेनेशन वाला, क्योंकि जनरली सही एक्सप्लेनेशन वाला पहला होता है। ठीक है, 2.0 में दोनों हैं, मतलब मिशन पोषण 2.0 में दोनों हैं, दैट इज़ मिशन सक्षम आंगनवाड़ी भी है। अगर मैं पोषण 2.0 की बात करूँगा तो इसमें आपका सक्षम आंगनवाड़ी आता है। ठीक है, सक्षम आंगनवाड़ी, ठीक है। और जो आपका पोषण 2.0, ये दोनों मिशन पोषण 2.0 के तहत आते हैं। ओके, थैंक यू। मिलते हैं शाम को, और शाम को हम करेंगे अगला सेट। बाकी अगले सेट जो आज होगा उसको ज़रूर अटेंड करिएगा और बताइएगा कैसा क्या रहा। ठीक है, चलो सर। 9 अगस्त को ज्योग्राफी का बॉम्ब गिराओगे? बिल्कुल, कल ही के दिन फैट मैन गिरा था ना, तो कल ही के दिन ज्योग्राफी का बॉम्ब गिराएंगे। ठीक है। क्या कमेंट है या विज्ञान का? सर क्वेश्चन नंबर 6 में अमृत धरोहर स्कीम, एक सेकंड रुको, 6 में जल शक्ति मिनिस्ट्रीज अमृत धरोहर इज एम्ड एट वेटलैंड कंजर्वेशन। यस, अमृत धरोहर जल शक्ति की नहीं है, ध्यान रखना, जल शक्ति की नहीं है ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की है। ठीक है, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो आंसर यहाँ पर 1 और 2 होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। ये तो सही है, वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए है, लेकिन जल शक्ति मंत्रालय की नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज की है। बिल्कुल। श्रीकांत, आज पता चल जाएगा आज वाला जब मॉक दोगे तो। चलो भाई, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। भावना जी 19 में क्या दिक्कत है? ओके, गलत टिक हो गया क्या? चलो, मतलब समझ तो गए थे ना, मेमोरी, रीजनिंग, सेरिब्रम्स होता है, मिडल ऑब्लोंगेटा उसके लिए होता है। ठीक है, वो टिक गलत हो गया था। स्पॉटिफाई पे बाकी लेक्चर्स आ जाएंगे। ठीक है, बाकी लेक्चर्स आ जाएंगे स्पॉटिफाई पे धीरे धीरे। 90 किस आर्टिकल तक करना होता है? 89 करना होता है 111 तक, देन 112 से स्टार्ट कर देना होता है, 90 112 से, बजट से। ओके, कल क्लास नहीं प्लीज़। क्यों भाई, कल क्या है भैया? उसी को F16 बोलते हैं, GSLV F16। ठीक है, ये मैंने मार्क 2 लिखा है, वही है वो, कोई अलग नहीं है। जो आप वो जो बता रहे हो ना, F16, वो वही यही है, F16 का वेरिएंट ही है ये, GSLV मार्क 2। अब चाहो तो लिख सकते हो, कोई अलग नहीं है वो। GSLV जो F16 है उसी का वेरिएंट है ये। चलो भाई, थैंक यू। रक्षाबंधन है कल? अच्छा, रक्षाबंधन है क्या? अच्छा, कल रक्षाबंधन है क्या? अच्छा, तो कल क्लास क्या ना रखें क्या? क्यों, कल नहीं रखनी क्लास? कल क्लास मत लेना प्लीज़। ओके ठीक है, मना लेना रक्षाबंधन, बांध लेना राखी, बंधवा लेना राखी। अब क्या बोले, कितनी देर बांधोगे वैसे, बंधवाओगे वैसे? पूरे दिन बांधोगे क्या कल राखी हैं? हाँ, लेकिन क्या सुबह का टाइम होता है, सुबह का टाइम ही बंधाने का टाइम होता है। लेकिन हाँ, फिर बच के रहना भाई, फिर ये मत बोलना कि सर पहले से कुछ वो आपने जो है बताया नहीं था, क्योंकि हमला अचानक होगा, ध्यान रखना। धन्यवाद।